हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं मिसलेनियस टॉपिक जो पूछा जाता है जीपीएससी में। यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जीपीएससी में। तो इसमें हम लोग का एक टॉपिक है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों। एक तो है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से देखो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से 2 क्वेश्चन अगर आते हैं और आएंगे ही तो इजी वे में आप यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है। बहुत ही कम समय में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सो चलो, जो जो मैं यहाँ पे टॉपिक को हाईलाइट करूँगा उसको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे कुछ डेट्स हैं और कौन यहाँ पे मेंबर कमेटी है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसका कब एडॉप्शन हुआ था? तो 10 जनवरी 1948 को, ठीक है। और देखो, ये ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन, जेपीएससी ने पूछ लिया कि कब किया गया है। तो 10 दिसंबर 1948, ये याद रखना है, ठीक है। और कौन किया था? तो यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये देखो कि ये पूछता है कि इसका जो प्रोविजंस है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं। तो ये एकदम ध्यान रखना है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। पर्पस क्या है इसका, क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य यही है कि जो जितने भी ग्लोबली यूनिवर्सल है तो ग्लोबली ही होगा। तो ह्यूमन राइट्स होते हैं, अगर इसका वायलेशन होता है तो ये देखते हैं या उस पर रूल्स बनाते हैं कि लोगों का जो राइट्स है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका हम लोग बात करते हैं तो 58 कंट्री देखने को मिलते हैं जब इनिशियली, ठीक है, जब ये बना था। तो ऐसे याद रख लो, 48 में बना था एंड इसमें 10 जोड़ दोगे तो 58, ठीक है। तो 58 इसमें मेंबर थे। आर्टिकल कितने थे? तो 30 आर्टिकल। और इसमें क्या क्या कवर होता है, ठीक है। तो ये एक तो सिविल है, पॉलिटिकल राइट है, दोनों होता है। और देखो, हमारा जो इंडिया में है, ये जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रीएम्बल हो गया, ठीक है, डीपीएसपी हो गया, ये जितने भी इसमें प्रोविजंस है ना, वो कहीं ना कहीं इस में रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है। चलो, फिर क्या है? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट को भी दिखाता है। राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, एजुकेशन, वर्क, मतलब जितने भी कॉमन चीज़ें हैं जो ह्यूमन के लिए हैं, ज़रूरी है, ठीक है, बेसिक नीड्स के लिए, वो सारा चीज़ इसमें कवर होता है। देखो, इसका लीडरशिप के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो चेयरमैनशिप था सबसे शुरुआत में, वो थे रूजवेल्ट। और रूजवेल्ट जो क्या है, ये लेडी थी, यूएसए से थी, जिसको कि इनको बोला जाता है फर्स्ट लेडी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। फिर सेकेंड, हाँ हाँ, अब अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया का क्या रोल था, मतलब यहाँ से कौन से मेंबर गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, तो हंसा मेहता, एकदम याद रख लेना कि हंसा मेहता जो थे इंडिया से थे, जो कि एक तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ये, ठीक है। और सी इंश्योर्ड जनरल न्यूट्रल लैंग्वेज, तो ये भी है कि जनरल न्यूट्रल लैंग्वेज पे बात की है। और ठीक है, और ये इनका कहना था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, वो फ्री बोर्न हुए हैं तो उनके जो राइट्स हैं मतलब इंश्योर होना चाहिए। देखो, तो अगर हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं तो यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये 1948 में अडोप्ट किया गया। 30 आर्टिकल थे, ठीक है। और बस यही है। चलो, अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पूछता नहीं है बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि बाय द वे अगर पूछ ले तो ठीक है। तो यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये पुराना बॉडी है, ठीक है, कमीशन है, पुराना बॉडी है। ये 1946 में इस्टेब्लिश किया गया। देख रहे हो, जो यूडीएचआर है वो 1948 में किया गया था, 10 दिसंबर। लेकिन ये कब किया गया है? 1946 में। कौन किया था इसको? ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने किया था। और इसको कौन किया था? तो यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूडीएचआर को किया था। लेकिन यहाँ पे इकोसॉक किया है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। स्टेटस क्या है? तो इसको एबॉलिश कर दिया है 2006 में, इस वजह से ये नहीं पूछा जाता है। ड्राफ्ट, और इम्पोर्टेंस क्या है ना कि ये जो कमीशन था ये यूडीएचआर को ड्राफ्ट किया था। क्यों? क्योंकि ये बाद में बना है, तो ओबियस बात है
फर्स्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस मैकेनिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स, तो ये जो यूडीएचआर है, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, यही थे, ठीक है। और क्यों इसको एबोलिश कर दिया गया 2006 में, तो काफ़ी पोलिटिसाइजेशन हो रहे थे इस कारण से। चलो ठीक है, एक सेकेंड, अब देख लेते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स बॉडी है, ठीक है। तो देखो कैसे एग्जाम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये 2006 में बनाया गया था। इसमें यूएनजी रेजोल्यूशन 60 आउट ऑफ 251 से बनाया गया था। इसमें भी यूएनजी का रोल है, ये ध्यान रखना बस। हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका है, तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में, ठीक है। किसका, तो ये यूएनएचआरसी का। टोटल मेंबर कंट्रीज कितने, 47 थे। एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये ध्यान रख लेना, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और रिपोर्ट किसको करते हैं लोग, जो रिपोर्ट फाइंडिंग होता है, तो यूएनजीए को। चेयरमैन और लीडर्स का बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएचआरसी होते हैं, टेन्योर इनका 1 साल का होता है। और इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ स्टेट से, तो वही जितने अलग अलग कंट्रीज स्टेट से रहते हैं वहीं से सिलेक्ट किया जाता है। देन रोटेशनल बेसिस पे होता है, ठीक है। ऐसा कोई परमानेंट चेयरमैनशिप नहीं, जस्ट लाइक किसका, तो G20, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा परमानेंट चेयरमैन नहीं है यूएनएचआरसी का, और ना ही जो यूडीएचआर है इसका कोई भी जो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इसका बाइंडिंग प्रोविजंस नहीं है। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल पीरियड रिव्यू, ऑल यूएन मेंबर्स स्टेट रिव्यू करते हैं 4 से 5 साल में, और ये पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है। इंडिया का देख लो, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया और यूएनएचआरसी, ठीक है। तो इंडिया इसका बहुत बार मेंबर रह चुका है, और बहुत बार मेंबर मतलब पार्टिसिपेट किया है। इंडिया क्या सपोर्ट करता है, तो सोवर्निटी को, और डायलॉग ओवर कोर्सन, डेवलपमेंट एज ह्यूमन राइट्स। तो ऑब्वियस बात है इंडिया का फुल सपोर्ट रहता है इसके बारे में। और एक बात बताएं तो ये करेंट अफेयर में देखने को मिलता है कि 1999 के आसपास, मतलब आसपास क्या, 1991 में ही एक जो होता है ना, इसको ग्रेडिंग दिया जाता है, ठीक है, जो यूनाइटेड यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड में ऐसे रखा जाता है। तो उस टाइम पे क्या था, और ये कैसे ग्रेड किया जाता है कि कोई भी कंट्री है कैसे लोगों का ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे तुरंत से इश्यूज अगर कोई हो रहे हैं प्रॉब्लम तो उसको डील कर रहा है, ठीक है। तो 1919 के टाइम पे, 1999 के टाइम पे इंडिया ए नंबर पे आता था, ठीक है। मतलब ऐसा होता था कि जो यूडीएचआर है, बार बार मैं यूनाइटेड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यूडीएचआर जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये 1 नंबर पे थे। मतलब इसके जो प्रोविजंस थे इंडिया अच्छे से फॉलो करता था। बट अब क्या है कि ये रिसेंट का अगर बात करते हैं 2025, इट मीन्स कि 2015 के बाद से ऐसा देखने को मिलने लगा कि इसका जो है ना बी में रखा गया था ऑब्जर्वेशन, लेकिन बाद में इसको एग्जैक्ट बी में डाल दिया गया। मतलब इसका जो फॉलो नहीं कर रहा प्रोविजंस को इंडिया, ठीक है। और ओबियस है, देखने को भी मिला है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1946, फर्स्ट बॉडी था, तो याद रखना चाहो बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूडीएचआर 1948, 10 दिसंबर, ये ध्यान रख लेना है। 30 आर्टिकल देखने को मिले थे। यूएनएचआरसी 2006 में करेंट बॉडी है, और फर्स्ट चेयरमैन पूछता है तो रूजवेल्ट, ठीक है। और इंडिया की तरफ से हंसा मेहता, तो यही 2 हैं, देखो, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं इंडिया वाला, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना होगा अच्छे से। इसका फुल नाम क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये कैसा बॉडी है, तो स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, इस तरह से इसका ध्यान रखना। इसका भी जो प्रोविजन है ये बाइंडिंग नहीं होता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इस्टेब्लिश किसके अंदर किया गया था, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट डेट में। सो इसका पर्पस क्या है, तो जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और इन्फोर्स करना। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी,
ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स के साथ इम्बॉडीड है, वो सब लोगों को इंश्योर करना ह्यूमन राइट का के अंदर में आ जाता है। लीगल एंड ग्लोबल बेसिस का बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 आया था, उसी के अंदर इसको बनाया गया NHRC, ठीक है, NHRC को कंस्टिट्यूट किया गया। एंड ये क्या है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो एक्ट है, ठीक है, जो आया था, उससे यहाँ पे NHRC देखने को मिलता है, स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन देखने को मिलता है, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी। ये एक्ट क्या अमेंड किया तो 2006 में इसको अमेंड किया गया, ठीक है, मतलब 2006 में 2019 में, ठीक है, ताकि जो इसका फंक्शन है, कंपोजिशन, इसको ठीक से फिर से किया जाए। ग्लोबल इंस्पिरेशन का अगर बात करते हैं तो जो ये एक्ट है और NHRC है, ठीक है, वो बेसिकली जो पेरिस प्रिंसिपल है 1991 का, क्योंकि 1993 में तो बना ही, ठीक है, एक्ट लाया, तो 1991 का जो प्रिंसिपल है पेरिस का, उससे ये उसको फॉलो करता है, ठीक है, ओके। और अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव का, तो देखो ये NHRC को कब सेटअप किया गया था, 12 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ पे कब किया गया था, 10 दिसंबर UDHR, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को, उसी तरह से जो है ना ये NHRC ये 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, ठीक है। और ये किसके अंदर, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से आया था, इस एक्ट से आया था ये वाला कमीशन, ठीक है, इस कारण से इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर ग्लोबल मोमेंटम ऑफ ह्यूमन राइट्स गवर्नेंस पोस्ट UDHR, ठीक है, मतलब यही बोल रहा है कि जब UDHR आया उसके बाद काफ़ी अलग अलग कंट्री ने इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट लाया 1993 में, और फिर उसको 12 अक्टूबर 1993 को इसको सेटअप कर दिया गया NHRC को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को इंडिया में, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, और ठीक है, फिर उसके बाद जो कोई अगर लीगल मेजर्स हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन हो सकता है, तो उसको प्रोवाइड करना, अवेयरनेस को प्रमोट करना, और साथ ही साथ जो है ना ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर करना, बताना उसके में क्या प्रोविजन है उसको इंश्योर करना। एस ठीक है, ये क्या करता है कि ट्रीटी को स्टडी करता है। देखो इसका PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप इस पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हो। कंपोजिशन का बात करते हैं एंड अपॉइंटमेंट का, तो इंस्टीट्यूशनल कंपोजिशन में अगर बात करते हैं तो इसमें चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं, और ये चेयरपर्सन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तो मतलब सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखो 1 मेंबर कोर्ट, 1 मेंबर का अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और फिर एक मेंबर हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जज एक एक देखने को मिलेंगे, और चेयरमैन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही, ठीक है। यहाँ से 3 मेंबर देखने को मिलते हैं जो कि इनका एक नॉलेज बेसिस पे होता है कि उनका नॉलेज होना चाहिए या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें एटलीस्ट ये ध्यान रख लेना कि एक औरत होनी चाहिए, मतलब एक लेडीज होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए इसमें। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टैट्यूटरी कमीशन हैं, लाइक नेशनल कमीशन फॉर SC ST बैकवर्ड क्लास, ठीक है, वीमेन हो गया, चाइल्ड राइट्स हो गया, ठीक है, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये सब जो है ना ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। फिर सेक्रेटरी जनरल का बात करते हैं तो जो CEO होता है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो होता है ना, वो एक्ट एज ए CEO फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर अंडर द चेयरपर्सन कंट्रोल, ठीक है। देखो लीडरशिप एंड अभी देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हंसा मेहता क्या थे, UDHR के लेवल पे थे, फर्स्ट जो गए थे यूनिवर्सल लेवल पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो फिर इंडिया में अगर बात करते हैं NHRC, तो NHRC में भी होता है ना कि फर्स्ट चेयरमैनशिप, ठीक है। और अभी करेंट, तो ये 2 ध्यान रख लेना है। करेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो भी राम सुब्रमण्यन, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मर जज थे,
ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि ये चार्ज एज्यूम करते हैं 30 दिसंबर 2024 को, ठीक है, वी सुब्रमण्यन। और इनका फॉर्मर चेयरपर्सन का अगर हम बात करते हैं तो श्री रंगनाथ मिश्रा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो श्री रंगनाथ मिश्रा ये थे फर्स्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस, मतलब फर्स्ट जो 1993 में आया था, ठीक है, तो उस टाइम पे थे। जैसे कि UDHR पे कौन थे ये ध्यान रख लो, हंसा मेहता, फिर ऐसे दो ध्यान रख लेना, एक तो रूजवेल्ट हो गए, ठीक है, रूजवेल्ट, हंसा मेहता, फिर इंडिया लेवल पे कौन थे तो रंगनाथ एंड फिर अभी जो प्रेजेंट, ठीक है, ये 1993 में थे। प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो भी सुब्रमण्यम या फिर वो सुब्ररंजन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अपॉइंटेड प्रोसेस क्या है तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन मेंबर को। रिकमेंडेशन का बात करते हैं तो सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। जैसे मतलब जो मेंबर होते हैं उनको अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी होते हैं, एंड सिलेक्शन कमेटी का हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। देखो जैसे कि इसमें कौन कौन से होते हैं तो होम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ओपोजिशन, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से, ठीक है। इस तरह से टेन्योर और रिमूवल का बात करते हैं तो 3 साल का टर्म होता है, और जब तक उनका 70 ईयर ना हो जाए। तो ये दो चीज़ ध्यान रख लेना। रीअपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, यहाँ से कन्फ्यूजन कर सकता है। तो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। रिमूवल का बात क्या है तो प्रेसिडेंट जो है ना उनको इनकैपेसिटी, अनसाउंड, मिसकंडक्ट के बेसिस पे हटा सकते हैं। पावर क्या है NHRC का, तो ये क्या करता है, रिकमेंडरी नेचर होता है, ऐसा नहीं होता बाइंडिंग दोनों का। जैसे UDHR का हम लोग देखे हुए, वो भी बाइंडिंग नहीं होता है, इसका रिकमेंडेशन इसका भी नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, सुओ मोटो एक्शन ले सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, BVI ध्यान रखना। और ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग अगर किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो देख लेगा और उसको एक्शन ले लेगा। पर्सन के पास विजिट कर सकते हैं, डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, ठीक है। जैसे होता है ना कि किसी पर्सन को बिना कारण से डिटेन कर लिया गया है, बहुत दिन तक, लंबे टाइम तक रखा जा रहा है, इंडिया में भी प्रोविजंस है, ठीक है, डिटेंशन को लेकर के। तो ये सारा चीज़, ये क्या है, जुडिशल प्रोसेस में भी इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ ही साथ ये क्या कर सकता है तो रिव्यू कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड को। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं, कुछ DPSP में भी दिया गया है क्या, ठीक है, प्रीएमएल में कुछ मेंशन है क्या, तो सारा चीज़ को ये देखता है, उसके अकॉर्डिंग भी एक्शन लेता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में देखता है, ठीक है, और उसके जो रिकमेंडेशन उसको भी इम्प्लीमेंट करता है। साथ ही साथ रिसर्च एंड अवेयरनेस को प्रमोट करता है, NGO को इनकरेज करता है, सिविल सोसाइटी को भी इसमें सामने लाता है, ठीक है। NHRC जो है ना डायरेक्टली इन्फोर्स तो नहीं करता है डिसीजंस को जैसे कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये क्या करता है कि उसका जो रिकमेंडेशन है उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, फंक्शन क्या है NHRC का, बहुत इंपॉर्टेंट है, BVI। तो इसमें क्या होता है कि इंक्वायरी करता है वायलेशन पे, सुओ मोटो और या तो कंप्लेंट लेवल पे, दोनों तरह से कर सकता है। इंटरवीन करता है केसेस में, अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो कोर्ट में भी जा कर के विजिट करता है, इंस्पेक्ट करता है फैसिलिटीज़ को, जैसे जेल में जा कर के, शेल्टर एरिया में जा कर के, कि लोगों का वायलेशन हो रहा है क्या। रिव्यू करता है, सेफगार्ड करता है, रिकमेंड करता है इम्प्रूवमेंट को लेकर के, स्टडी करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ को, प्रमोट करता है एजुकेशनल एंड अवेयरनेस को, साथ ही साथ NGO एंड स्टेक होल्डर को इनकरेज करता है। रिलेशनशिप विद द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से क्या यहाँ पे है उसको देख लेते हैं। ये इसी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। पूछा सकता है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन किसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 के अंदर ही इस्टेब्लिश किया गया था, जस्ट लाइक NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, राइट। चलो ठीक है। NHRC क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है विद दी SHRC, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स हैं ना यहाँ पे HSRC देखने को मिलता है, जो कि इशूज़ यहाँ पे क्या है
तो वैकेंसी कम है वहाँ पे, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं वो कम है, और रिसोर्स प्रॉपर फंडिंग फाइनेंसिंग नहीं है। देखो बेसिकली अब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो करंट अफेयर में जो मैं बता रहा था 2026 में, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है, तो रिसेंट एक्शन जो है ना एनएचआर से कुछ कुछ लिया है, लाइक हेल्थ फैसिलिटी को लेकर के जो फैटिलिटीज़ देखने को मिल रहे हैं नेग्लिजेंस के कारण, उसको लोगों को अवेयरनेस करना, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्वेशन, ये सब चीज़ देखने को मिला। तो एक चीज़ और है यहाँ पे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, ये देखते हैं। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग का जरूरत था वो तो पढ़ ही लिया, ठीक है। तो ये एक्ट लाया गया था 1923 में। ये क्या करता है, सेक्शन 2 जो है ना, यहाँ पे बेसिकली हम लोग सेक्शन देखेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 2 जो है ये डिफाइन करता है ह्यूमन राइट्स कमीशन को, ह्यूमन राइट्स को, कि क्या क्या होता है, जैसे कि लाइफ से रिलेटेड, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ठीक है। ये क्या करता है, गारंटी किया जाता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल कन्वेंशन जो यूडीएचआर है उसके प्रोविजंस, ठीक है। और इसका अगर हम बात करते हैं सेक्शन 3 का, तो एनएचआरसी का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इसमें बताया है, ठीक है। और ये बस यही है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 12 जो है इसमें बताया गया फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। अभी जो फंक्शन था हम लोग तो देख ही लिए, ठीक है, कि किस तरह से इंक्वायरी करना है, इंटरवीन करना है, जेल में जा करके डिटेंशन पर्सन को देखना है, फिर रिव्यू करना, सेफगार्ड करना है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिस को प्रमोट करना, अवेयरनेस, इनकरेज एनजीओ, ठीक है, ये सब चीज़ें। देखो सेक्शन 13 जो है ये पावर ऑफ एनएचआरसी के बारे में बताता है कि सिविल कोर्ट का पावर है यहाँ पे, लाइक समनिंग विटनेसेस, ठीक है, और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है उसको देखना, एविडेंस ऑन एफिडेविट को देखना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसका काम है। ये क्या करता है एनएचआरसी, सिविल कोर्ट का पावर तो है लेकिन ये पनिश नहीं कर सकता है, ये ध्यान रख लेना। फिर सेक्शन 14 में क्या है, इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन में अपने जो उसके स्टाफ्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको यूज करेगा। इंक्वायरी इन कैमरा, ठीक है, तो जैसे प्राइवेट में जा कर के एक तरह से इंक्वायरी कर सकते हैं। स्टेप क्या होता है, जैसे इंक्वायरी कर लिया, कुछ ऐसा फाइंडिंग है, उसके बाद स्टेप क्या है, तो अगर देखते हैं कि अगर वायलेशन हुआ है तो कंपनसेशन प्रोवाइड करना, और जो एक्यूज्ड है उसको प्रोसिक्यूट करना, साथ ही साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो। तो और ये भी ध्यान रखना कि रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 जो है आर्म फोर्स के बारे में बताता है कि एनएचआरसी जो है डायरेक्ट जा कर के इंक्वायरी नहीं कर सकता आर्म फोर्सेस को लेकर के, ठीक है, और वैसे भी अलग से इनका फंडामेंटल राइट्स में भी है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। ये क्या है, केवल रिपोर्ट दे सकता है, ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और रिकमेंडेशन कर सकता है। देखो मैटर जो है ना, ये इंक्वायरी में कौन कौन से सब्जेक्ट में नहीं आता है, जैसे एनएचआरसी कैन नॉट इंक्वायरी इनटू मैटर्स ओल्डर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा मैटर है तो एनएचआरसी इस पर इंक्वायरी नहीं कर सकता है। और या फिर कोई ऐसा मैटर है जो ऑलरेडी कोर्ट में है तो उस पर भी इंक्वायरी नहीं करेगा। देखो कंपोजिशन ऑफ एनएचआरसी के बारे में सेक्शन 3 में बताया गया है, जिसमें कि चेयरपर्सन होंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। बाकी तो हम लोग देख ही लिए थे कि एक तो सुप्रीम कोर्ट जज का मेंबर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, 3 मेंबर होंगे जिसमें कि एक वीमेन होगी, ठीक है, डीम्ड एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, और ये डीम्ड एक्स ऑफिशियो मेंबर है एससी कमीशन से, एसटी कमीशन से, माइनॉरिटीज़, वीमेन, बैकवर्ड क्लास से, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से, डिसेबिलिटीज से, ठीक है। चलो ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी भी हम लोग देख लिए, और देखो टेन्यूर भी देख लिए थे, 3 ईयर एंड 70 ईयर्स, ठीक है, जो भी पहले आ जाए। रीअपॉइंटमेंट के लिए अलाउ है, देखे थे हम लोग, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है, जो कि एनएचआरसी को सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 के साथ में बेसिकली ये क्रक्स है कि किस तरह से एनएचआरसी को यहाँ पे पावर दिया गया है, और इंडिपेंडेंस और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है उसको यहाँ पे बैलेंस करता है। सो ओके फ्रेंड, हम लोग टोटल यहाँ पे देख लिए, ठीक है, और आते हैं
इसी तरह से नए वीडियो के साथ एक एक मिसलेनियस टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और ये मिसलेनियस टॉपिक कौन था, यहाँ से 2 क्वेश्चन श्योर है, बहुत ही केवल हम लोग जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे पढ़ लिए। जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे